हाँ जी। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो हम लोग बात, सबसे पहले मैं बार बार रिपीट किया था कि कई बार आपने फील किया होगा कि जिस जगह पे आप रहते हो उस समाज के बारे में आप नहीं जानते हो, उस जगह को आप नहीं जानते हो, वहां के महत्वपूर्ण जगहों पे नहीं जाते हो, और आप कहां पर, साउथ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाने का ख्वाब बनाए सजे रहते हो। ये जनरली एक ह्यूमन नेचर है। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले आप अपने सोसाइटी के बारे में जानिए, अपने गांव के बारे में जानिए, फिर उसके बाद अपने शहर के बारे में जानिए, जिले के बारे में जानिए, फिर अपने राज्य के बारे में जानिए, फिर अपने देश के बारे में जानिए, फिर जाकर के आप ग्लोबलाइज होइए। नियम तो यही कहता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने सुना है ना। तो हम लोग को क्या है, कई बच्चों से मैं मिला जो ब्रज क्षेत्र में, जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी कर चुके हैं। कई बच्चों से, ऐसे बच्चों से मिला जो बांके बिहारी के दर्शन तक नहीं किए। कई बच्चों, ऐसे बच्चों से मिला जो किसी वहां के मथुरा के टेम्पल नहीं गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको जो दूर दिल्ली जाएंगे लोटस टेम्पल देखें, कुतुब मीनार देखें, पास में ताजमहल नहीं जाए, कहा तो पास का ही है। तो कहने का मतलब हमको जो भ्रम होता है ना कि सब जिसको जानते हैं, हम अपने समाज को तो जानते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अपने समाज को जानना है। तो कोई भी, जैसे आप बाहर जाते हैं या कभी भी जाते हैं, तो आप सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से आ रहे हैं, तो यहाँ की खासियत बताइए 4-5, तो आप लड़खड़ा जाते हैं। तो इसलिए आपको टारगेट करना चाहिए कि कम से कम अपने क्षेत्र, लोकल क्षेत्र, और साथ में भारत के बारे में जाने। तो जो सोशियोलॉजी में इंडियन सोसाइटी टॉपिक दिया गया, आपको एक यूनिट ही पूरा दे दिया गया है। तो भारतीय समाज को समझना, अभी हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे थिंकर्स हैं, 5-6 थिंकर्स आपको पढ़ाने हैं मुझे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इंडियन सोसाइटी है कैसी, भारतीय समाज कैसा है बेटा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग बोल, हाँ, गुड, गुड फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, हाँ, हो रही है। तो इंडियन सोसाइटी जो है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मैंने 2 चीजें बताई थी कि यदि भारतीय समाज को बाहर से व्यक्ति आया तो उसको आप क्या बताओगे कि वो इंडिया के बारे में जान जाए। बोलो भैया 2 चीज जान लो। बाहरी स्ट्रक्चर यदि जानना है तो यू हैव टू स्टडी सिस्टम, इंडियन सिस्टम, चाहे जो भी हो। 2 चीजें मैंने बताया था, एक बताया था आपका सिस्टम, और एक बोला था वैल्यूज। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन वैल्यूज। इंडियन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ सभी रिलीजन के लोग हैं, सभी लोग रहते हैं। ये मैं किसी विशेष रिलीजन को फोकस करके नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी स्पेशल संप्रदाय को फोकस करके नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं वैल्यूज बोल रहा हूं। इंडियन वैल्यूज अपने आप में एक अलग होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंडियंस कहीं भी चले जाएं, किसी भी धर्म के हो, वह उनके अंदर एक नेचर झलकता है, हाँ यार ये इंडियन है। क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, पारसी है तो क्या हुआ, मुस्लिम है तो क्या हुआ, इंडियन है। तो वी ऑल कैरी द इंडियन वैल्यूज। ठीक, 2 चीजें मैंने बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन सिस्टम्स और यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन वैल्यूज। यदि 2 चीजें आप जान लिए, इसका मतलब है कि आप जो है क्या कर लिए, भारतीय समाज को समझ।
अब यदि सिस्टम को समझा जाए, भारत में समाज का जो स्ट्रक्चर रहा है अब तक, सोशल स्ट्रक्चर रहा है, सबसे प्राचीन माना जाता है कि मनुष्य जो है वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। और आज भी कई ऐसे समाज आपको जंगलों में पाए जाते हैं, जिनको भारत सरकार सुरक्षित भी करने की कोशिश कर रही है, जिनको बचाने की भी कोशिश किया जा रहा है, जिसको जो है संविधान में प्रावधान करके उनका विकास भी किया जा रहा है। आदि मानव मत बोलेंगे आप, हाँ। इसीलिए जनजातियां, भारत की बात करें तो यदि आपको भारतीय समाज को समझना है तो भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं। यू हैव टू स्टडी अबाउट ट्राइब्स। ट्राइब्स ने नेचर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है बेटा। दे आर डायरेक्टली क्लोज रिलेटेड टू नेचर, सबसे ज्यादा। यदि इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यू हैव टू स्टडी ट्राइब्स। ट्राइब्स कौन कौन से हैं, क्या है, ये पूरा एक जो है हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर ट्राइब्स का, वो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ा जाएगा, वो अलग चीज है। दूसरा मैंने बताया था कि यदि आप ट्राइब्स को समझ गए तो आपको क्लास सिस्टम को समझना पड़ेगा। वर्ग व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, आई एम रिपीटिंग द क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम क्या है? क्लास सिस्टम कोई बताएगा? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्लास सिस्टम? थोड़ा सा इसको क्लास सिस्टम को वर्ण व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था कोई बताएगा? कोई बताएगा? हाँ आप सब बताएं, हाँ आप सब बताएं। ऐसा ये क्लास सिस्टम जो होता है इसमें ऐसा होता है जैसे कि जाति के हिसाब से लोगों को बांट देता है, जैसे कि ओबीसी, एसएससी ऐसे करके होता है ना, किसी को रिजर्वेशन भी मिला होता है इस ये सब। अच्छा अच्छा, देखिए यदि क्लास सिस्टम को देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था ही देखिए, उसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे आपका। क्लास सिस्टम की जगह आप वर्ण व्यवस्था करिए, थोड़ा सा और क्लियर हो गया। जब सिस्टम से चल रहे हैं तो सिस्टम से चले, वर्ण व्यवस्था। और इसको इंग्लिश में भी वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, है वही चीज। देखिए ये मैं इसलिए बोला कि थोड़ा सा क्लास सिस्टम में आधुनिक युग भी आ जाता है। सबसे जो ज्यादा थे, जंगलों में जनजातियां पाई जाती थी। उसके बाद एक वर्ण का विकास हुआ, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, और फिर से यही वर्ण किसमें चेंज हुआ? कास्ट सिस्टम। किसमें चेंज हुआ? कास्ट सिस्टम। अभी सब क्लियर कर दे रहा हूं। तीसरा है जाति व्यवस्था। इसको यदि आप समझे तो इंडियन सोसाइटी को समझ लेंगे। कास्ट सिस्टम, यदि हम इसको समझ लिए, तीन चीजें माइंड में रखिए कि जनजातियां बिल्कुल जंगल में वास करती थी और इनके में भी डिवीजन ऑफ लेबर था। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन, जो आज तक विद्यमान है। हर व्यक्ति का काम अलग अलग बटा हुआ है। कौन क्या करेगा, महिला क्या करेगी, पुरुष क्या करेगा, पुरुष में भी कोई शासक है वो क्या करेगा, कबीले का मालिक है वो क्या करेगा, मुखिया है वो क्या करेगा, सबका वर्क डिफाइंड है। सेम वर्ण व्यवस्था मुझे बताई थी कुछ बच्चों को कि वर्ण व्यवस्था का जन्म मुझे लगता है, ये चूंकि हिंदू कल्चर का है इसलिए इसको याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का जन्म जो हुआ था वो हमें लगता है कि लेबर ऑफ डिवीजन
जो दुर्खिम बोलता है ना, श्रम का विभाजन का सिद्धांत दिया किसने? दुर्खिम ने दिया है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात जब करता है दुर्खिम, तो वही सेम हमें लगता है कि जरूरत पड़ी होगी। अब पता चले कि पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, अब उसमें सभी लोग चले गए क्या चीज? जंगल में शिकार करने। उसमें छोटे बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, छोटे आपके क्या बोलते हैं बुजुर्ग भी होंगे। अब क्या दिक्कत आती थी कि शिकार करने जाते थे, अब खुद ही अपने परिवार के कुछ लोगों का शिकार करा आते थे। तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन निकाला होगा इन्होंने, क्या चीज? वर्ण सिस्टम। लगा कि भाई एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि उसका पढ़ने पढ़ाने किताब थोड़ी थी उस समय, कुछ सिखाने में बड़ा रुचि थी। शिकार करने जाता था और वह केवल क्या करता था? सीखने सिखाने की बात करता था। तो भाला ऐसे पकड़, है? ऐसे कैसे मार दिया, इस एंगल से मारो, उधर से घेरो। तो एक आदमी का नेचर जो था वो क्या था? सीखने सिखाने का था। तो उसी से बोला गया एक वर्ण बना, कौन सा? कौन सा? कोई बताएगा? ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण। एक वर्ण, एक क्लास। क्या किया गया? उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया? बोला तुझे शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, अन्न इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसा काम करो, जो छोटे छोटे चुंगू है ना, चुंगू मतलब बच्चे जो हैं, इनको क्या करो? सिखाओ हथियार कैसे चलाते हैं, शिकार अटैक करके उसमें बचते कैसे हैं, ये सारी चीजें तुम सिखाओ, और कबीले का रक्षा कैसे किया, सब कुछ तुमको सिखाना है भाई। बदले में तुमको शाम को क्या मिल जाएगा? भोजन मिल जाएगा। तो वह व्यक्ति क्या करने लगा? कि वह व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो गया, और वह क्या करने लगा? उसका काम ही था, सुबह उठता था, बच्चों को इकट्ठा कर लेता था और स्टार्ट कर देता था सिखाना। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही बलशाली था, शिकार भी कर लेता था अच्छा, और साथ में उसे किसी कबीले पर हमला हो तो उसको सुरक्षित भी बचा लाता था। तो उस व्यक्ति को सुरक्षा का काम सौंपा गया, ठीक है तुम शिकार भी करना, और साथ में जब फ्री रहना तो क्या करना? कबीले की सुरक्षा करना, कोई तुम्हारा क्या कर जाए, कबीले में घुस न जाए, कोई जानवर या कोई अदर। तो एक दूसरे वर्ण का जन्म हुआ उस व्यक्ति के कारण, कौन सा? बताएगा? क्षत्रिय सर। हाँ, अब ये पैदा हुआ, एक व्यक्ति को पढ़ाने का काम देगा, सिखाने का काम, पढ़ाने मत बोलेगा, सिखाने का काम देगा। दूसरे व्यक्ति को क्या किया गया? सुरक्षा का काम दिया गया। तीसरे को बेचने खरीदने में बहुत इंटरेस्ट था, वो दूसरे जगह से जाकर के चीज लाता था। एक व्यक्ति को इंटरेस्ट था किसमें? वह अपने कबीले से सामान दे आता था, उसके बदले दूसरी वस्तु को अपने कबीले में लेके आता था। उस व्यक्ति का दिमाग किसमें चलता था? सर वॉइस अटक रही है आपकी। आर्य जी? यस सर आ रही है। हाँ, तो अब आते हैं जो तीसरा व्यक्ति था, ही हैड इंटरेस्ट टू वन कबीला से दूसरे कबीले में जाना और क्या करना? वस्तु विनिमय। कि
अपने कबीले का सामान ले जाकर के वहां दे आना और उसके बदले कुछ ले आना। तो कहने का मतलब जो तीसरा व्यक्ति हुआ और वह बचाता था, धन आता था उसको बचाता था, सुरक्षित रखता था कि नहीं भैया ये जो है अभी बारिश हो जाएगी तो हम लोग बाद में खाएंगे। तो उस व्यक्ति को तीसरे वर्ण का जन्म हुआ, वह कौन था? वैश्य। वैश्य। इंग्लिश में भी यही ए जोड़ दीजिए, वैश्य। अब उसके बाद चौथा, उसी कबीले में से, उसी परिवार में से, उसी ग्रुप में से एक आदमी का इंटरेस्ट था, मैं क्या करूंगा, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है भाई, मुझे सेवा करना बहुत पसंद है, लोगों की मैं सेवा करूंगा जो शिकार करके आएंगे, लोगों की मैं सेवा करूंगा जो क्या करेंगे, पढ़ा करके सिखा करके कुछ आएंगे, लोगों की सेवा करूंगा जो सुरक्षा करके आएंगे, लोगों की सेवा करूंगा जो आएगा कौन सा, बिजनेस व्यापार करके वहां से आया है, फर्स्ट उसको एक गिलास पानी दूंगा, घर के जो घर है जो हमारा कबीला है उसको मैं साफ सुथरा रखूंगा। तो जिसके अंदर सेवा की भावना प्रचंड थी, वह व्यक्ति सेवा में संलग्न हो गया और वह कहलाया क्या चीज, बताएगा कोई? यस सर। क्या कहलाया? शूद्र। अब आइए, अभी तक इनके अंदर भावना ये नहीं थी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ये केवल कर्म के आधार पर थे। जो ब्राह्मण का काम करता था, कभी कभी उसको क्षत्रिय का भी काम करना पड़ता था, तो कर लेता था बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कभी सेवा का भाव भी कर लेता था, शूद्र भी बन जाता था, कभी कभी वैश्य भी बन जाता था। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन में कई सारे रोल अदा करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कई वर्ण का कार्य करता था। धीरे धीरे ग्रुप बना, जो ब्राह्मण का संतान पैदा हुआ। पहले क्या होता था, एक परिवार में ही कई प्रकार के वर्ण होते थे। एक परिवार में क्या होते थे, जैसे विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय थे। विश्वामित्र का नाम तो सुना होगा सबने? यस सर। हाँ सर, सुना है। हाँ, वर्ण व्यवस्था में जन्म से वो क्षत्रिय थे और कर्म से ब्राह्मण थे, और उनकी माता शूद्र थी। और मैं तो बोलता हूं बेटा, सीधा बात है कि छोड़ो जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम को छोड़ो। हम दिन भर में कई बार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र से होकर गुजरते हैं। हम परिवार में यदि आपको शूद्र बुरा लगता है, इसका मतलब आपकी मां आपके लिए बुरी है। यदि वैश्य आपका खराब लगता है, कास्ट आपको, तो आपका पिता आपके लिए खराब है। और यदि क्षत्रिय खराब लगते हैं तो आपका भाई आपके लिए क्या है, बड़ा भाई बड़ी बहन आपके लिए क्या है, खराब है। और यदि ब्राह्मण से आप घृणा करते हैं तो हर वो सिखाने वाला व्यक्ति आपसे घृणा करेंगे जो आपके आसपास या आपके घर में पाया जाता है। तो हमारे घर में चारों वर्ण है भाई। माताएं घर की में साफ सफाई का काम करती तो शूद्र है, बोलेंगे क्या उसको शूद्र है। बाप पिता क्या करता है, धन अर्जन का काम करता है, वैसे का कार्य कर रहा है। और जो लोग आज जितने भी हैं सभी आज वैश्य बनना चाहते हैं। यदि रियल में कास्ट सिस्टम की मैं बात करूं तो लगभग इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं, 90% पॉपुलेशन क्या कर रही है, 95 ले लो आप, 95% पॉपुलेशन क्या बनना चाहती है, वैश्य। या तो है या बनी हुई है कि नहीं है। जन्म से क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण। और
जूते की दुकान लगा रखे, बन गए बनिया? बिल्कुल सर। बन गए कि नहीं? वैसे छत्री Yes. हैं, बात बात पे टसन में आ जाते हैं, और ठाकुर हैं, फोड़ देंगे तोड़ देंगे। पान की दुकान है, आए समझ में? जो Yes, sir. हर व्यक्ति क्या है, वो वैश्य बनना चाहता है, लेकिन उसको कहलाने में शर्म आएगी। कहलाने में क्या आएगी? शर्म आ रही है। क्यों भैया? एक आपको घटना बताता हूं। एक बार दो बच्चे भिड़ गए, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया था, और एक ठाकुर और ब्राह्मण बच्चा था, बहुत रिच फैमिली से दोनों थे। और भिड़ गए कि तुम ब्राह्मण है, तुम ठाकुर है, ये है वो है, भिड़ गए बिल्कुल। हम तुमको देख लेंगे, तुम हमको देख लो। जब मैं आया, मैंने समझाया, बेटा तू भी बनिया है और तू भी बनिया है, सीधा बात है। बच्चे बिल्कुल भड़क सर। गए, सर आप कैसे बोल सकते हैं, हम ब्राह्मण है सर। हम क्या तुम्हारे कैंटीन दुकान कैंटीन चलती है कि नहीं चलती? और तुम्हारा होलसेल का ही है, लेकिन रेडीमेड स्टोर है कि नहीं? हो गया? तो आज के युग में सभी वैसे हैं। यदि मान लो वैसे वही नहीं है, आज अभी लोग बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? इसीलिए मैं थोड़ा सा वो टीचर जो आपको पढ़ाने के सिवा भी कुछ देते हैं, उन शिक्षकों को मैं प्रणाम भी करता हूं। और वही शिक्षक रियल में, चाहे वो किसी कास्ट के हैं, रियल में ब्राह्मण वही है। गॉट द पॉइंट? जो शिक्षक आपको पैसे से शिक्षा दे रहा है, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा दे रहा है कुछ आपको, सब तो ब्राह्मण है, अदरवाइज। तो आज सभी लोग कहां दो भागे पड़ रहे हैं, ना कोई शूद्र है ना वैश्य है, सभी सेवा करने वाले क्या कहलाएंगे? शूद्र। जितने भी राज अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम सभी क्या कहलाएंगे? समाज सेवा के लिए तो आए हैं वो। तो वर्ण सिस्टम पैदा हुआ, फिर क्या प्रॉब्लम आ गई कि कास्ट सिस्टम, पूरा पूरा एक यूनिट है कि वो कास्ट सिस्टम पढ़ना है। कैसे वर्ण जो है बहुत अच्छा था, व्यक्ति सुबह मान लीजिए शिक्षा दीक्षा दिया, ब्राह्मण है, दोपहर में भागा कुछ काम किया। मैं तो बोलता हूं कि यदि सभी वर्णों को देखना है तो घर की माताओं को देखो। आपके घर की माँ जो है, आपकी माँ जो है, वह सभी वर्णों को डेली जीती है कि नहीं? दिन भर साफ सफाई करके, आपकी सेवा करके शूद्र का कार्य कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद बचत करती है, आपके पिता से छुपा छुपा के, चाहे ऐसे जैसे कुछ पैसे की बचत करती है ताकि हमारे बच्चे जो है भविष्य के लिए हम जरूरत रहे तो सेविंग रहे, वैसे का काम करती है। अपने बच्चों के लिए लड़ती भिड़ती है, छात्री का काम करती है। और शिक्षा की शुरुआत ही कौन, प्रथम पाठशाला कौन होता है भाई? परिवार होता है। प्रथम शिक्षक होती है कौन? मां, है कि नहीं? यस। तो इसका मतलब ये चारों वर्ण, यदि वर्ण व्यवस्था थी तो बहुत अच्छा था कि आप किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ण में घुस सकते हैं, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। फिर क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटना घटी कि वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई? कोई बताएगा? कैसे क्लास सिस्टम, सॉरी, वर्ण सिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो गया कास्ट सिस्टम में? कोई बताएगा? I think so many students are preparing for civil services. They can सर
सर इसी कारण हो गया होगा कि तू ऐसे मैं ब्राह्मण इसी कारण तो हो गया होगा। हाँ बेटा, जैसे करते हैं ना छुआछात वगैरह। क्यों हुआ? भाई तो भावना कैसे आ गई? भावना कैसे आ गई? कभी आपने गांव में विचार किया है, ध्यान दिया है? देखिए मैं बात को बता रहा हूं कि किसी के घर में नई नवेली बहू आती है और वह बहू हाईली एजुकेटेड है, मान लीजिए पीएचडी की हुई है या हाईली एजुकेटेड है, और किसी कारण से उसने जॉब नहीं अटेंड किया और को उठाने लगती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है अच्छी कमाई करता है। आप उस महिला से 10 साल बाद मिलिए, व्हाट डू यू फील? क्या आपको लगेगा? उसका जो एजुकेशनल नॉलेज है उसकी समाप्त होते ही उसकी वैल्यू क्या हो गई? धीरे धीरे डाउन। वह महिला केवल घर की चीजों को समझ पाती है, अब वह टैलेंट नहीं है उसके अंदर, वह नॉलेज नहीं है उसके अंदर, चीजों को उस लेवल तक वो नहीं समझती है, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाती है। यही इसी जो आधुनिक चीज है ना, इसी को पहले लेके चलो। जब वर्ण व्यवस्था थी वैदिक युग में, तो 4 वेदों का अध्ययन, चारों वेदों का अध्ययन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बच्चे करते थे, स्टडी करते थे। वेदा इज नथिंग, इट्स अ साइंस। जितने भी आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, ज्योग्राफी, मटेरियल साइंस, केमिकल साइंस, जितने भी आपके माइंड में साइंस आ रहे हैं ना, सारे की ओरिजिन वेदास है, उसमें है, सब कुछ है, बस उसे हम पढ़ के समझ नहीं पाते। तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो चारों वर्ण के लोग पढ़ते थे जब वर्ण सिस्टम था। धीरे धीरे क्या हुआ, अब आपकी मम्मी को, वही बता रहा हूं मैं, नई वाली बहू को क्या किया मैंने? पीएचडी की किताब ला के दे दी, अरे ये थिंकर अच्छा पढ़ो, अरे हटाइए ना, बच्चे रो रहे हैं, हटाइए ना, पता चले घर की सफाई नहीं हुई, किताब लेके बैठेंगे, है कि नहीं है? तो दे चूज देयर ओन डेस्टिनी। शूद्रों ने सेवा भाव में इतना तल्लीन हो गए कि बोले हमको सेवा करना है, वाई वी स्टडी द वेदास, तो दे लीव द नॉलेज। और क्या किया? वेदों से कट गए। वेदों से कटे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, बच्चा हुआ, वो भी नहीं पढ़ना चाह रहा था, उसी काम में लगा रहा, सेवा भाव करता रहा, उस समय अच्छे के लिए करता था, धीरे धीरे नॉलेज से दूर होते गए। वैसे भी जो है अथर्ववेद पे ज्यादा फोकस करते थे, कुछ वेदों का स्टडी करते थे। क्षत्रिय कुछ वेद, 2 वेदों का अध्ययन करते थे, और ब्राह्मण जो है वह चारों वेदों का अध्ययन करते थे। तो हु इज सुपीरियर? विच हैव नॉलेज। हमेशा जान लीजिए, जिसके पास नॉलेज रहेगा वही गवर्न किया है। ब्रिटिशों के पास हमसे ज्यादा नॉलेज था उस समय, इसलिए उन्होंने हम पे शासन किया। जब हम नॉलेज कलेक्ट किए, उनकी वाले नॉलेज कलेक्ट किए जब ब्रिटेन से, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे आपके जो है भगत सिंह हो, चाहे आपका महात्मा गांधी जी हो, चाहे जो भी हो, अम्बेडकर जी हो, इन्होंने जब नॉलेज गेन किया तब इन्हें अच्छा ये भी इन्हीं का नॉलेज है, अच्छा इसी से मार रहे थे हमको, हम इनको अब मारेंगे। तो ये वर्ग धीरे 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 क्या हो गया? शिक्षा से वंचित होता चला गया। और फिर अब इनको लगा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ, कहां जाएगा पढ़ने, पढ़ना, चलो इसी काम में लगे रहो। इनका वैश्य का हुआ, व्यापार में ही लगे रहो। क्षत्रिय का है सुरक्षा और क्या बोलते हैं सैनिक कार्य और क्या बोलते हैं शासन के में लगे रहो।
और ब्राह्मण जो है शिक्षा दीक्षा देने का कार्य में लगा, उसका बच्चा भी पैदा हुआ। अब भाई सोशलाइजेशन पढ़े हैं हम लोग, समाजीकरण पढ़े हैं। बच्चा अपने परिवार में, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण के परिवार में पढ़ा के पैदा हो, क्या देखेगा? पिता को शिक्षा देते हुए देखेगा, देते हुए देखेगा ना। छत्री घर बच्चा पैदा हुआ, वो छत्री के कार्यों को देखेगा, तो वही से सीखना शुरू करेगा। तो धीरे 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 वैश्य का बच्चा जो है बिजनेस सीखना शुरू कर दिया, और शूद्र का बच्चा सेवा भाव सीख शुरू कर दिया। धीरे 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 जो वर्ण सिस्टम था, कर्म पे आधारित, जॉब बेस्ड था, वर्क पे आधारित था, वह धीरे धीरे बर्थ हो गया, जन्म पर आधारित हो गया। और जैसे ही ये जन्म पे आधारित हुआ तो पैदा हुआ क्या चीज? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम समझ में आ गया? जब पूरी तरह से वर्ण सिस्टम कन्वर्ट हो गया, किसमें? बर्थ पे बेस हो गया। दोनों में अंतर पूछा जाए तो बस यह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था आधारित है, वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस, और उसके बाद ब्रैकेट ऑप्शन 4 रहेंगे, जन्म पर आधारित, कर्म पर आधारित, सेवा पे आधारित, दैवी आधारित। क्या बताएंगे? कर्म। हाँ, वर्ण सिस्टम किस पे बेस था? कर्म। अब कास्ट सिस्टम किस पे बेस था? जन्म। पैदा होते ही ठप्पा लग गया, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो। लग गया कि नहीं लग गया? तो जाति व्यवस्था का जन्म। एक महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे आज बहुत रेलिवेंट लगता है। मैं हर क्लास में ये बोलता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं मैं यही बताता हूं, अपने बच्चों को तो जरूर बताता हूं ये बात, कि महात्मा बुद्ध से पूछा गया हर चीज का कारण, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो बताते गए, हाँ इसका कारण ये है, दुख है, दुख इसका कारण ये है, इसका कारण है, मतलब सब कुछ बताते चले गए। लास्ट में पूछा गया कि सभी दुखों का कारण क्या, या सब चीज का एक कारण पूछा जाए आपसे, उन्होंने जो जवाब क्या दिया पता है आपको? अज्ञानता। क्या था? अज्ञानता। मतलब कि आप नॉलेज से दूरी बना लीजिए तो जान लीजिए कि आपका विकास रुक गया, आपका पतन वहीं शुरू हो गया। तो सभी चीजों का कारण, सभी दुखों का कारण, सभी चीजों का कारण क्या है? अज्ञानता। और यहां भी प्रूफ होता है कि वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, कारण उसका क्या था? अज्ञानता। जिसके पास ज्ञान हो कलेक्ट करता गया, उस जिसके पास ज्ञान होता चला गया, और कहां चला गया? नीचे। आगे वर्ण और कास्ट सिस्टम के बीच जो समझ आ गया? क्लियर है जी? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर, गुड। अब उसके बाद लास्ट आते हैं कि यदि भारत में, मैं बोला ना, भारत को समझना है तो आपको जनजाति ट्राइब्स को समझना पड़ेगा, आपको वर्ण सिस्टम को समझना पड़ेगा, और आपको कास्ट सिस्टम को समझना पड़ेगा, और लास्ट है क्लास वर्ग व्यवस्था। आज है क्लास सिस्टम। अब देखिए क्लास सिस्टम जो है, ये कहीं किताबों में या कहीं भी आपको जो कभी वर्ण व्यवस्था को ही शो करता है। जब जाति व्यवस्था
थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई ब्रिटिशों के आने के बाद। कास्ट सिस्टम पे थोड़ा सा ब्रिटिश, वैदिक काल में बताया था, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में कास्ट सिस्टम का जन्म हुआ, जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। उसके बाद जाति व्यवस्था इतना हावी हो गई, इतना हावी हो गया है कि यह नॉलेजफुल आदमी इन तीनों को नचा रहा था। ये शासक होता था और यह जो है इन तीनों वर्गों को नचा रहा था क्योंकि इसके पास नॉलेज था। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है कर्म कांड पे, ये करोगे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब भाई ये वेद तो पढ़े हैं नहीं, इनको क्या पता है कि वेद में क्या कहा गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन देते थे उसी को ये सही मानते थे और धीरे धीरे कास्ट सिस्टम की जो अच्छे के लिए बना था वो धीरे धीरे बुरे की ओर कन्वर्ट होता चला गया। और कास्ट सिस्टम जो है, ब्रिटिश जब भारत में आए उन्होंने देखा यार कास्ट सिस्टम बड़ा पावरफुल है, तो उन्होंने धीरे धीरे कास्ट सिस्टम को तोड़ने की कोशिश किया। और जैसे जैसे हम यूरोपीय कंट्रीज के प्रभाव में आए और हमने स्टडी किया, बहुत सारे आंदोलन, चाहे दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया गया, चाहे महावीर स्वामी द्वारा आंदोलन चलाया गया, रिटर्न ऑफ वेदास, सबको वेदों की ओर लौटने के लिए बोला, आप वेद स्टडी करो, चाहे इंग्लिश में स्टडी करो, चाहे आप हिंदी में स्टडी करो, करो उसको। चाहे विवेकानंद ने, जो बड़े बड़े लोग जो भारत के खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन छेड़ा, तब जाकर के धीरे 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 कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ। लेकिन अभी भी आपको पता है कि राजस्थान, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों की क्या दशा है। अभी भी कास्ट सिस्टम जो है वो अपनी जगह बनाए हुआ है और हर चीज को प्रभावित कर रहा है कि नहीं, है ना जी। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, तो बहुत सारे आंदोलन हुए। और जब कास्ट सिस्टम टूटना शुरू हुआ तब पैदा हुआ कौन सा, क्लास सिस्टम। मिडिल क्लास, हाई क्लास, टीचर ग्रुप, टीचर क्लास, उसमें भी हाई, लो, मिडिल, बिजनेसमैन क्लास, है कि नहीं है। तो ये हम आज देखने को देखते हैं, कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में हमें क्लास सिस्टम दिखाई देता है, न कि कास्ट सिस्टम। लेकिन फिर भी अभी कास्ट सिस्टम जो है समाप्त तो होने की अवस्था में है। हम आपके लाइफ में ही कास्ट सिस्टम हो सकता है कि समाप्त हो जाए, क्योंकि आज व्यक्ति कास्ट नहीं देखता है, आज व्यक्ति ये बना हुआ है तो केवल क्या देखता है, कहां से अर्निंग है कि नहीं। और भारतीय संविधान ने बहुत हद तक कास्ट सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश किया है। इसको हम लोग डिटेल कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज है, ये पूछा गया है आपसे, पक्का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो मैंने बोला था कि यदि आपको सिस्टम को समझना है, कल मैंने केवल नोट कराया था, आज पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैं। अब हमें नहीं लगता है कि इसमें बच्चों को जनजातियों को, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, वर्ग व्यवस्था को समझने में कोई दिक्कत है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। किसी को भी कहीं भी लग रहा है कुछ समझने का? यस, हु इज स्पीकिंग? पूछो। आ गया था समझ में कुछ नहीं। अच्छा, आपसा कोई केवल आ रहा है, बाकी लोग सर बोला तो नहीं आ गया सर, बोला तो था। अच्छा दिव्यांश, चलिए थैंक यू। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग म्यूट होकर के आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग लाइव होकर के सो रहे हैं, ऐसा भी है क्या? सर ऐसा नहीं है।
इतना बोरिंग क्लास तो नहीं ले रहा हूं मैं। समवन राइटिंग इन चैट, नो सर, ओके थैंक यू। कुछ लोग जगह हैं लेकिन कुछ अदर जगह व्यस्त हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बोलता है कि यदि आप इंडियन सोसाइटी को जानना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज है, कुछ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बताया आपको कि सबसे पहले हमको धार्मिक मूल्य, धार्मिक। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आर्य जी। यस सर। हाँ ध्यान से। तो देखिए अब हम देखेंगे इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज जब हम पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इसमें डिटेल चलूंगा, क्योंकि ये तो हमें कास्ट सिस्टम पूरा का पूरा एक यूनिट पढ़ना है, उसी में थोड़ा सा क्लास वर्ण व्यवस्था और मैं समझा चुका हूं बढ़िया से। केवल अब मुझे क्वेश्चन कराने फैक्चुअल और वर्ग व्यवस्था जो है आपको पढ़ानी रहेगी यूनिट में। ये मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इंडियन वैल्यूज को मैं यहीं की यहीं क्लियर कर दूंगा, इसके बाद हमें लोग पढ़ना नहीं। वैल्यूज एंड नॉर्म्स मैंने बहुत बार बता चुका हूं। मैंने बताया था कि समाज शास्त्र की रीढ़ है, कह सकते हैं कि वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर बैकबोन ऑफ सोसाइटी। मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू ब्रिजेश सर बोल सकते हैं आप। हाँ मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि जहां भी आप बात करें, किसी संस्था के बारे में बात करते हैं, वहां भी वैल्यू और नॉर्म्स आ जाते हैं। समाजीकरण की बात करते हैं, वहां भी वैल्यू और नॉर्म्स आ जाते हैं। कहीं विवाद उत्पन्न होता है, संघर्ष, वहां भी वैल्यू और नॉर्म्स में विवाद उत्पन्न होता है, इसी कारण हो रहा है। और किसी सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहां भी वैल्यूज और नॉर्म्स के कारण ही हो रही है। कहीं पर सिस्टम बन रहा है, विवाह हो रहा है, तो वहां भी वैल्यूज और नॉर्म्स काम कर रहे हैं। कहीं तलाक हो रहा है, वहां भी वैल्यू और नॉर्म्स में कहीं मतभेद हो रहा है। दो कल्चर मिक्स हो रहे हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, संक्रमण फैल रहा है, उस वहां भी वैल्यूज और नॉर्म्स है। मतलब कहा जाए कि सोसाइटी के हर अंग में आपको वैल्यूज और नॉर्म्स को समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूज मैंने बताया था कि सोसाइटी के कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए सोसाइटी ही तरीका बताती है, रास्ते बताती है, वेज बताती है, और वही जो है रास्ते कहलाते हैं मानदंड, नॉर्म्स। तो यदि आपको इंडियन सोसाइटी को समझना है तो आपको इंडियन सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटीज के वैल्यू और नॉर्म्स है वो विश्व में कहीं नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा एक क्लास लेंगे। कल की क्लास में कंटिन्यू इसी पे करूंगा, क्योंकि वैल्यूज को पढ़ा करके इंडियन वैल्यूज आपको फील हो जाएगा कि हाँ, चाहे किसी भी कास्ट के हम हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे किसी भी जो है प्रजाति के हैं, आप जो है इंडियन वैल्यूज आपके अंदर है और एक जैसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अब इन्फॉर्म करिए कि क्लास को जो है